मैं प्रभात कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं MKAP EK यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि यह बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है, तो हम कम समय में कैसे तैयारी करें और किस प्रकार से बेहतर नंबर लेकर के आएँ। तो उसी क्रम में हम आपको बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे, जहाँ से बहुविकल्पीय 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। जैसे है निर्देशांक ज्यामिति हमारे पास उपस्थित है और इस पे हम बात करें कि क्या होगा हमारे पास। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि x और y अक्ष हम आपको बता दें क्या होता है। यहाँ पे जैसे हमने एक लाइन खींचा इस प्रकार से, जिसको हमने इस तरीके से लाइन खींचा है, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में कटती हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारे पास हो गया मूल बिंदु ये। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर हम खड़े हैं इस तरीके से और अगर हम दाहिने साइड में चले जाएं तो इसको हम लोग कहते हैं प्लस x अक्ष। और अगर हम यहीं से बाएं साइड में चले जाएं तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये माइनस x अक्ष होगा। इसके बाद अगर यहीं से हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर चले जाएं तो इसको हम लोग कहते हैं प्लस y अक्ष होगा। और इसी में अगर हम नीचे की साइड में चले जाएं तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये माइनस y अक्ष होगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या सवाल बनेगा। 1 नंबर में सवाल कैसे बनेगा, बहुविकल्पीय का सवाल कैसे बनेगा, उस पर हम देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए कि हमारे पास मान लीजिए 2 है और ये 4 है, ये कहां पर स्थित है, इसमें ये कहां पे स्थित है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला होगा वो हमेशा x अक्ष पर स्थित होगा और जो दूसरा वाला होगा हमेशा ये y अक्ष पर स्थित होगा। अब इसमें धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे पहचानेंगे। जैसे हम बात करें, हमने कहा ये x अक्ष है और ये धनात्मक दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये धनात्मक दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी प्लस चिन्ह लगा भी है, ये धनात्मक होगा। और यही x अक्ष जो है ये ऋणात्मक होगा और ये y अक्ष है जो हमारे पास ऋणात्मक है, ये हमारे पास प्लस y अक्ष है जो धनात्मक है। अब आपसे इसमें क्या क्या सवाल पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि ये बताइए कि हमारे पास 2 और 4 जो है वो कहां पर स्थित है। तो देखिए 2 हमारा जो है, देखो इसके सामने कोई निशान नहीं तो प्लस का निशान होगा और प्लस होगा तो देखो x अक्ष पे आपको प्लस जाना है 2, यानी यहाँ पे पहुंचे 2 पे। और ये हमारा y है तो y के सामने भी देखिए प्लस लगा, इसका मतलब y अक्ष पे हमको 4 जाना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को डैश डैश करते हुए मिलाएंगे और इसको डैश डैश करते हुए मिलाएंगे। जहां पे दोनों मिलेंगे वहीं पे हमारे पास ये दोनों हो जाएंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर स्थित है। अब इससे जुड़ा हुआ क्या क्या सवाल पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा ये बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम एक बार चतुर्थांश का भी नाम लिख करके बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी कि क्या हमारे पास चतुर्थांश कौन कौन से हैं। तो ये आप मूल बिंदु हो गया, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं क्या है। जैसे ये हमारे पास है, इसको हम पहला कहेंगे और इसको हम दूसरा कहेंगे और ये हमारे पास तीसरा होगा, ये हमारे पास चौथा उपस्थित होगा। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये 4 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसको चतुर्थांश कहा जा रहा है। और जिसमें पहला चतुर्थांश ये है, इसको हम दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश कह रहे हैं इसको हम। और ये हमारे पास तृतीय होता है, तृतीय चतुर्थांश। ये हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश उपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सवाल पूछेगा। जैसे हमने कहा, अब एक चीज और यहाँ जान लीजिए, यहाँ पे दोनों मान जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, दोनों मान धनात्मक होंगे, x का भी मान और y का मान भी धनात्मक होगा। यहाँ पे बात करें तो देखो x ऋणात्मक है तो पहला मान ऋणात्मक, और यहाँ पे y धनात्मक है तो दूसरा मान धनात्मक होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो x का मान ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक
ऋणात्मक है तो x का मान भी माइनस में होगा और y का मान भी माइनस में होगा। अगर हम चतुर्थ में चले जाएं तो चतुर्थ में देखिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे x हमारे पास प्लस में है और जो y हमारे पास है वो हमारे पास माइनस में उपस्थित है। तो कुछ इस प्रकार के ये चतुर्थांश हमारे पास उपस्थित हो जाएंगे। तो देखिए अब सवाल हमसे कैसे पूछेगा और किस प्रकार से हम उसको बात को बताएंगे कि हमारे पास क्या सवाल दिया गया है। तो हमने लिख दिया है, जैसे हमें सवाल दिया जा रहा है कि लिखा हुआ है 2,4 हमारे पास किस चतुर्थांश में उपस्थित है। तो 2,4 किस चतुर्थांश में उपस्थित है। तो हमने देखा कि ये है, ये x है और ये है, ये y है और यहाँ पे जो हमारे पास 2 दिया गया है ये हमारे पास कैसा है, ये प्लस है हमारे पास इसके सामने और ये भी प्लस है। तो हम देखें कहां पे दोनों प्लस में है। तो हमने देखा यहाँ पे ये पहला भी प्लस है और दूसरा भी प्लस है, इसका मतलब x अक्ष भी पॉजिटिव है, y अक्ष भी पॉजिटिव है। तो हमने कहा कि ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये कहाँ स्थित होगा, 2,4 जो स्थित है वो हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित है, क्योंकि x भी प्लस है और y भी प्लस है। इसी प्रकार से आपसे सवाल दिया जाएगा, कहेगा -2, -3 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये देखो माइनस दोनों में लगा हुआ है, दोनों में निगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह है, तो दोनों में जब ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो आप देखो कहां दोनों ऋणात्मक है। तो देखो x अक्ष यहां भी ऋणात्मक है और y यहां भी ऋणात्मक है, इसका मतलब ये चतुर्थांश कहां उपस्थित होगा, ये तृतीय में उपस्थित होगा। तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए ये किस चतुर्थांश में उपस्थित है। तो फिर आपको अगर लिखने के लिए आता है तो आप लिख दीजिएगा कि ये हमारे पास, जैसे हमने कहा 2,4 दिया जा रहा है तो आप लिखिएगा 2,4 जो है वो हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित है। लेकिन अगर वहीं पे आपको दे दिया जाए -2 -3 दे दिया जाए तो आप देखिए दोनों ऋणात्मक चिन्ह कहां मिल रहे हैं, दोनों ऋणात्मक इसमें है। तो एक नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा कि -2, -3 तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है। ये एक नंबर का आपका सवाल हो गया। एक नंबर का वो विकल्पीय में भी पूछा जाता है, लिखने के लिए भी पूछा जाता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस टाइप से सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये जान गए आप प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश जो हमारे पास होता है उसमें x अक्ष पे माइनस, y अक्ष पे प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में जो होता है वो x अक्ष प्लस होता है, y माइनस होता है। ध्यान रखिएगा पहला जो होगा वो x होगा और दूसरा जो होगा वो y होगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। एक तो हो गया कि आपसे पूछा जाएगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप इस प्रकार से ढूंढ सकते हो किस चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा टाइप से देखो सवाल यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि जैसे आपको ये दे दे, 2 दे दे और ये आपको 4 दे दे और आपसे कह दे कि इसमें बताओ भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। एक नंबर में भी पूछता है। तो ये जो पहला होता है ये हमेशा भुज होता है और जो दूसरा होता है ये हमेशा कोटि होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, पहला भुज और दूसरा कोटि होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताइए कि y अक्ष पे हमारे पास निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पर क्या होगा, या आपसे पूछ ले x अक्ष पर क्या होगा। तो x अक्ष की अगर खाली बात करेगा, y की बात नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपने ये वाला बनाया। और अगर उसने x अक्ष की बात की है इसका मतलब x पे ही कोई नंबर होगा, y पे नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2,0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको y पे नहीं चलना है, और भी जाना ही नहीं है, y पे 0 है और x पे हमको चलना है। इसका मतलब ये बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा जिसको हम 2,0 कहेंगे। ये x अक्ष है, y अक्ष है, y का माइनस वाला है, x का माइनस वाला, x का प्लस। तो देखो उसने कहा 2,0 कहां पर स्थित है, तो आपको y पे चलना ही नहीं है क्योंकि y पे 0 है, चलना सिर्फ x पे है। तो आप x पे चलिए और देखिए 2,0 इस प्रकार से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहे दे 0,2 तो देखो आप पहला वाला 0 हो गया, तो इसका मतलब हमको x पे नहीं जाना है, यानी ये वाले पे हमको नहीं जाना, हमको कहां चढ़ना है, y पे चढ़ना है। इसका मतलब y हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो 2,0 ये बिंदु यहाँ पे स्थित हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल दिया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि आप यहाँ से दूरी कैसे निकालोगे, दो बिंदु के बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है।
तो इसमें हम आपको फार्मूला लिख के बता दे रहे हैं। सबसे पहले सूत्र कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें हमारे पास मान लीजिए एक बिंदु हमारे पास दिया गया है x1 और y1 दिया गया है, और दूसरा बिंदु हमको दिया गया है x2 और y2 दिया गया है। इस प्रकार से हमारे पास दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इनके बीच की दूरी? तो देखिए उसके लिए क्या सूत्र होता है। तो इसके लिए ये जो सूत्र होता है, दूरी को हमने d से लिख दिया है तो ये d हो जाएगा, d बराबर, ये फार्मूला याद रखिएगा और इसी से आप किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हो। तो जैसे हमारे पास ये फार्मूला है, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास दो हो जाते हैं फार्मूला, इन्हीं को सूत्र ये जो हमारे पास है, ये दो बिंदु के बीच की दूरी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब कैसे सवाल पूछा जाएगा इस पे हम भी बात कर लेंगे। तो देखो d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक और दिया होता है बुक में, तो अब ये कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। देखो एक और फार्मूला दिया होता है बुक में, कभी कभी अगर आपने गलती से लिख दिया कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस में y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दिया, तब भी आपका आंसर वही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो बुक में कभी कभी ये लिख देते हैं, कभी कभी ये लिख देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही माना जाता है वो ये माना जाता है। हमने कहा अंतर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लगा हुआ होल स्क्वायर, तो अगर माइनस में भी वैल्यू आएगी तो वो प्लस अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी होल स्क्वायर लगा, अगर माइनस में आएगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपने मान निकाला और अगर अंडर रूट के अंदर मान लीजिए -25 आ गया, तो इसका मतलब एक बार आप पेपर में चेक कर लीजिएगा कि आपने जो निकाला मान है वो पूरी तरीके से गलत निकाला है। कभी भी आप में वैसे मान निकाला जाता है माइनस में, लेकिन आपके सिलेबस में या हाई स्कूल तक जो होता है वो कभी भी रूट के अंदर माइनस चिन्ह नहीं आता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर -25 आपने निकाल लिया है कहीं तरीके से, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हमेशा आपका +25 ही आएगा, इसलिए रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। ये नंबर एक बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका दूरी निकालते वक्त मान लीजिए ऋणात्मक आ जाता है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि कोई पीछे नहीं चलता है, हमेशा आगे चलता है, ये नहीं कि कोई माइनस में चला जाए। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा। देखो दो बिंदु से होकर के दूरी हमने बता दिया, सूत्र यही होगा, सूत्र एक बार देख लीजिए और इसके बाद में इससे जुड़ा हुआ आपको एक सवाल बता दें। और बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप देख लीजिए ये क्या है और सवाल कैसे पूछेगा, एक सवाल भी लेकर के आपको हम बताए दे रहे। तो जैसे ही हमारे पास सूत्र है, आपने देख लिया होगा, दो बिंदु से होकर दो बिंदु से बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका आपने सूत्र देख लिया होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे हमको दे दिया जाए 2,3 दे दिया जाए और हमको दे दिया जाए 0,3 दे दिया जाए, के बीच की दूरी बताइए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना यह होगा कि सबसे पहले x1 x2 y1 y2 आप लिख लीजिएगा। तो ये जो हमारे पास होगा, ये पहला वाला होगा x1 2 है, और फिर दूसरा वाला हमारे पास y1 होगा, तो y1 यहाँ पे 3 है। फिर इसको हम x2 कहेंगे, तो ये x2 बराबर 0 है। इसको हम y2 कहेंगे, तो ये y2 बराबर 3 है। अब हम दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएं और वहां से हम निकालें, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मान रख दें। तो जब हम मान रखेंगे तो x2 देखो कितना है, 0, माइनस x1 कितना है, 2 है, होल स्क्वायर हो गया।
प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास 3 है, y1 कितना है, y1 भी 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो देखो 0 में से 2 घटेगा नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हमारे पास 0 में से कुछ भी जोड़ा जाए घटाया जाए तो वही अंक आता है, इसका मतलब ये -2 आ जाएगा, चिन्ह सहित आपको रखना है, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 3 घटाओगे तो ये +3 में से -3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 का होल स्क्वायर। लिखो या ना लिखो तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 2 को 2 बार गुणा किया गया, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे तो चाहे यहाँ पे हम मात्रक लिखें और चाहे यहाँ पे हम इकाई लिखें, दोनों हम यूज कर सकते हैं, मात्रक या इकाई हम दोनों। तो d का मान 2 यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो 2 आएगा। तो अब ये ऋणात्मक में आ जाता बाई चांस हमारे पास -4 है तो दूरी हमारे पास हमने कहा रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सवाल हो गया और ये बहुविकल्प में भी पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी पूछा जाता है। कभी कभी देखो मूल बिंदु से दूरी पूछ लेते हैं, अब मूल बिंदु से पूछेगा तो फिर घबराने को सकता नहीं। तो ये सवाल हो गया, अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा, सेम तरीके से होगा, ये सूत्र आपको लगाना होगा, इस तरीके से निकालना होगा और इस तरीके से आपको हल करना होगा। एक और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए मूल बिंदु से पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु से क्या होगा, तो हम मूल बिंदु से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम देख लेते हैं क्या होगा। तो जैसे हमारे पास मूल बिंदु की बात करें तो हम बात करें, जैसे हमको दे दिया जाए, मान लीजिए 3,4 दे दिया जाए, 3,4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मूल बिंदु से कैसे निकालेंगे। मूल बिंदु का मतलब आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, यानी हम कहीं से चलना ही नहीं शुरू किए, उसी को कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु आप हमेशा मान लीजिएगा 0 0 और एक तो हमें बिंदु दिया गया है, इसका मतलब एक बिंदु हमारे पास जो उपस्थित है वो है 3,4 दिया गया है। तो जब 3,4 दिया गया, एक हमने कहा मूल बिंदु, देखो उसने लिख दिया था मूल बिंदु 0 0 नहीं दिया था, तो आपको 0 0 मान लेना है। तो 0 0 मान लिया, अब x1 आप मान लो 0 है और यहाँ पे जो हमारे पास y1 है वो भी 0 है और जो x2 है, ये हमारे पास जो x2 दिया गया है वो 3 है और जो y2 दिया गया है वो हमारे पास 4। हमेशा इसको x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। तो हमने मान लिया, फिर हम फार्मूला लगा दें तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रख देते हैं इसमें मान, तो जब इसमें मान रखेंगे तो x2 कितना है 3 दिया गया है, x1 कितना है 0 दिया गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना दिया गया, y2 दिया गया 4 और y1 कितना दिया गया 0, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम हल करें तो ये d बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 में से 0 घटेगा नहीं, तो 3 में से 0 हमारे पास का 3 में से 0 हमने कहा कुछ जोड़ो या घटाओ, हमारे पास वही मान आता है, मतलब 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 4 में से 0 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ यही अंक आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को अगर हमने हल किया तो 9 और 16 हमारे पास हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। इस प्रकार से ये हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पे हमने मात्रक लिख दिया, ये दूरी आ गई 5। लेकिन अब यही लोग कहते हैं कि 60 कट, तो 60 कट आप कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको कहीं भी मूल बिंदु दिख जाए, कभी भी अगर मूल बिंदु दिख जाए तो आपको ये बड़ा फार्मूला उपयोग में नहीं लाना है, आप सीधे सीधे फार्मूला लाइए। सूत्र मूल बिंदु के लिए खाली है, ये मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु के लिए, एक से मूल बिंदु के लिए सूत्र है कि मूल बिंदु के लिए सूत्र आप दूरी निकालना है तो आप सीधे x का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर या डायरेक्ट आप x का स्क्वायर कर दीजिए और y का स्क्वायर कर दीजिए। इस प्रकार से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा मूल बिंदु से दूरी। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि 3,4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए,
तो हमने क्या किया, जो 3 और जो 4 दिया गया है इसको हम x1 x2 ना मान करके हमने सीधे कहा ये x है और हमने कहा ये y है और इसी को ले जाके यहाँ रख दो। एक लाइन में या बहुविकल्पीय में आपको आंसर मिल जाएगा। और ज्यादातर बहुविकल्पीय में ऐसे ही पूछते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो जब यहाँ पे ले जाकर के रख देंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y जो हमारे पास है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो ये 4 जोड़ 16 हो जाएगा, और 16 और 9 मिलकर के 25 हो जाएंगे। तो d बराबर हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा 5। देखो ये सिंपल तरीके से अभी हमने मान लिखा, हल किया, देखो ये बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप अपने मन में भी कर सकते हो कि रूट लगाया, एक का स्क्वायर किया, दूसरे का स्क्वायर किया, दोनों जोड़ा, वर्ग निकालो, और इस प्रकार से हमारे पास वर्गमूल आ गया 5। तो इस तरीके से हमारा दूरी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, और दूरी से जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछा जाएगा 1 नंबर में, बहुविकल्पीय में, कभी-कभी बड़े में भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से वो आपसे कभी-कभी मान निकालने के लिए पूछ लेते हैं दूरी में। और दूरी से जुड़ा हुआ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो हमने आपको इतने सवाल बता दिए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे किस टाइप से सवाल पूछते हैं। जो बड़े में पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 बिंदु हमको दिए जाए, जैसे 3 कामा मान लीजिए x दे दिया जाए, 3 कामा x दे दे, तथा दूसरा हमको दे दे, और दूसरा बिंदु हमको दे दे, मान लीजिए ये दे दे 4 कामा 5 दे दे। तो 3 कामा x और 4 कामा 5 के बीच की दूरी जो है, के बीच की दूरी मान लीजिए 10 मात्रक है, 10 मात्रक या 10 इकाई है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से मान दिया जाएगा तो ये तो बड़े में पूछा जाएगा, या कभी-कभी बहुविकल्पीय में भी पूछ लेते हैं। तो जैसे इसका दिया जाएगा कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो दूरी दिया गया है, हमेशा d का मान आपको दिया गया है, तो आपको d बराबर 10 दिया गया है, आपको x1 x2 मानना है। अब आप x1 x2 मान लो, x1 बराबर हमारे पास 3 दिया गया है, और हमारे पास जो x2 दिया गया है वो यहाँ पे हो जाएगा 4 दिया गया है, y1 हमारे पास जो दिया गया है वो x दिया गया है, y2 जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। अब हम फार्मूला दूरी वाले सूत्र में रख दे, दूरी बराबर हो जाएगा अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ d यानी दूरी 10 है तो यहाँ 10 रख देते हैं, बराबर हो जाएगा x2 की जगह हम रख देते हैं 4, x1 हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया गया, y2 5 दिया जाएगा, और y1 कितना है, y1 x है, होल स्क्वायर कर दें। तो जो हल हो जाए उसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर बचा। ये हमारे पास देखो नहीं घटेगा ना जुड़ेगा, क्योंकि x है, एक चर है, दूसरा अचर है, और कभी भी चर और अचर आपस में ना जुड़ते हैं ना घटते हैं, तो इनको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 5 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करें, हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वर्ग करेंगे तो देखो इधर हमारे पास वर्ग आ जाएगा, और इधर से रूट जो हमारे पास है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमारे पास 10 का स्क्वायर आ गया, और इधर हमारे पास 1 बचा, और इधर बचा 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम हल कर लेते हैं, 10 को 10 बार गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 1, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab होता है, तो 2 और a का मान 5 है, और b का मान x है, और प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 100 और बराबर 1 प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10, ये x हो गया, प्लस में x स्क्वायर हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा रहते हैं, माइनस 10x है, माइनस 10x 25 और 1 हो जाएगा 26, और इसको घर लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 26 और माइनस 100 बराबर में 0।
जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और इसको आपस में हम घटा लेते हैं। तो 100 में से 26 घटा देते हैं, 100 में से 26 घटा देंगे तो 74 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस में बराबर जीरो होगा। अब आपने पढ़ा हुआ है दो घात समीकरण, और आप दो घात समीकरण लगा करके इसके बाद आप इसका मान निकाल सकते हो। x का मान अगर मान लीजिए x का मान आ गया -3 आ जाए, और x का मान लीजिए आ जाए +4, तो आपको -3 नहीं लेना है, आपको मान लेना है, आपको x का मान लेना है बराबर 4 ही लेना है, यानी +4 लेना है, -3 नहीं लेना। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं तो फिर आप दोनों को ठीक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप दो घात समीकरण लगा देखिए कितना बड़ा बना। तो इसलिए दीर्घ में पूछा जाता है और इस टाइप से ही सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे कि आगे दूसरा हमसे त्रिभुज से रिलेटेड सवाल पूछता है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, बीच की दूरी निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम अब आगे देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पे बात करते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कई चीजें आती हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज में जैसे हमारे पास अब 3 बिंदु दिए होंगे, जैसे ये त्रिभुज है हमारे पास, अब त्रिभुज में मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास त्रिभुज है, और त्रिभुज में ए बी सी इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज है। अब त्रिभुज में 3 बिंदु दिए जाएंगे, जैसे x1, y1, ये पहला बिंदु हमारे पास हो गया, दूसरा बिंदु होगा x2, y2, ये दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा हमारे पास है x3, y3, ये तीसरा बिंदु हो गया। अब इन तीनों बिंदु को देकर के आपसे कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखे दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1/2 लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं लिखते हैं x1, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पे लिखते हैं y2 माइनस y, फिर प्लस हम लिखते हैं x2, और यहां पे लिखते हैं हम y3, माइनस में y1 लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं x3, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम क्या लिखते हैं y1, और माइनस में y2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं कि ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो गया। किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। याद करने क्या तरीका होता है, बहुत लोग कहते हैं 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से याद रखिए, दूसरा लिखा हुआ है 2 3 1 लिखा हुआ है, तीसरा लिखा है 3 1 2 लिखा हुआ है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो इसको। वैसे आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि अगर यहाँ पे सब तीनों जगह देखिए सिर्फ x यूज किया गया है, x1 प्लस x2 और प्लस x3, फिर जब हम y2 लिखेंगे तो इसके बाद 3 आता है 3 लिखेंगे, फिर हम जब दूसरे में जाएंगे तो 3 यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ 3 से शुरू होगा, 3 के बाद देखो 2 हम ला नहीं सकते, तो 3 के बाद हम फिर 1 पे आ जाएंगे। क्यों 1 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 के बाद आगे जाना नहीं है, तो 1 पे आ गए, 1 के बाद हम फिर 1 से शुरू किया और 2 पे आकर के समाप्त हो गया। इस प्रकार से भी हम याद करते हैं, इसका हम सारा तरीका भी बताएंगे कि आप बहुविकल्प में कैसे हल करोगे। ये तो तरीका हो गया कि आप पेपर में कैसे लिख के आओगे अगर सवाल पूछा जाता है तो देखो कैसे आप इस सवाल को निकालोगे। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए दे दिया गया, उसने कहा कि 2, 3, उसने कहा एक त्रिभुज के निर्देशांक, एक त्रिभुज का निर्देशांक 1, 2, 3, 4 व 4, 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो हमने कहा पहले वाले को आपको मानना है, यहाँ पे ए बी सी ए हो गया। अब आपको पहला उठाइए और उसका x1 ऐसे लिख लीजिए x1। देखो जितना पहला होगा, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, तीनों के पहले में पहला वाला x1 हो जाएगा। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे वाले का दूसरा वाला पहला x हो जाएगा, यानी ये 3। फिर तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे में पहला जो होगा वो x3 हो जाएगा, x3 बराबर 4। इसी प्रकार से जो दूसरा दिया गया ये y1 हो जाएगा पहले वाले का दूसरा, और y2 जो हो गया ये दूसरे वाले का दूसरा हो गया। फिर y3 जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, y3 बराबर 5 हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर ये आपका सूत्र लिखा हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में ले जाकर के रख दीजिए। तो जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में ले जाकर रखेंगे तो x1 देखो 1 है और y2 माइनस y3, तो y2 कहाँ है? y2 ये है 4 और यहाँ पे y3 है 5, यानी ये हो जाएगा 4 और -5। और फिर प्लस x2 कहाँ है? x2 देखो 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे। और फिर हमारे पास जो x2 है वो 3 है। इसके बाद y3 और y1 कहाँ है? तो y3 5 है और y1 कितना है? 2 है, तो 5 माइनस ये 2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं x3, तो x3 देखो 4 है, तो x3 हम 4 रख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास y1 माइनस y2 कहाँ है? तो y1 2 है, y2 कितना है? माइनस y2 4 है, तो y1 2 है और y2 4 है। और इस प्रकार से रख देते हैं, इसको हल कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हल कर लेते हैं, देखिए 1 होगा, 4 में से देखो 4 में 5 घटेगा तो -1 आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या 5 है, 5 के सामने 1 लगा हुआ तो -1, और इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस में 3 हो गया, 5 में 2 घटेगा कितना आएगा? 3 आ गया। फिर प्लस में 4 हमने लिखा, 2 में 4 घटेगा तो 4 के सामने माइनस लगा तो -2 आ जाएगा, ये -2 हो गया। इसको हल कर लेते हैं तो 1/2 हो गया, 1 1 कम 1 यानी -1 आ गया, 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस 9 हो गया, 4 दूनी 8 यानी -8 हो गया। अब देखिए इसको हल कर लीजिए और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए और जब आगे हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये बराबर आ गया 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 और -8 मिल करके आपका बन जाएगा -9, तो a आ गया -9 और ये आपका +9 लिखा हुआ है। -9 और +9 मिलकर के 0 हो जाएंगे, 0 से किसी को गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल उपस्थित है वो है 0 उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। लेकिन अगर आपके बहुविकल्प में आ जाएगा तो सबसे सरल तरीका क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा एक सवाल और यहीं पे हम कर लेते हैं कि बाय चांस अगर हमको दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्देशांक दिया गया और अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे दिया जाए तो आपसे कहेगा x या y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी में हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान निकालने के लिए कहेगा तो आपसे किस तरीके का सवाल पूछेगा, या आपसे कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर संरेख है तो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। तो दोनों टाइप से सवाल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 3 ही टाइप से सवाल बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछा जाएगा कि ये अगर संरेख है, बिंदु अगर संरेख है तो x या y का मान ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, तो आप किस प्रकार से सवाल को ज्ञात करोगे। तो देख लेते हैं, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल हमसे पूछा जाएगा वो हमसे पूछा जाएगा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए, यानी त्रिभुज के बिंदु जो दिए गए हैं वो संरेख है। संरेख का मतलब एक ही बिंदु पर अगर स्थित है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये दिया गया 2,4 और हमको दिया गया 2,4 है, 3,4 है और हमसे कह दे कि x, y है, यानी एक बिंदु दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु x, y है, और कहे ये तीनों बिंदु जो है ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख हूं तो x प्लस y आपसे पूछ ले, x प्लस y का मान क्या होगा, क्या होगा। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछता है तो फिर आप अगर संरेख शब्द देखिएगा तो संरेख का मतलब ये हो जाएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो यहाँ पे 0 हो जाता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। सूत्र वही लगाना है आपको, बस देखिए सवाल से बदल गया है
और आपको सूत्र वही लगाना है। जैसे हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा तो 1/2 और यहाँ पे हमने लिखा x1 फिर y2 माइनस y3 हो गया, फिर प्लस में हमने लिखा x2 और फिर हमने लिखा y3 माइनस y1 हो गया, फिर हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे y2 माइनस y3 y3 माइनस 1, फिर हमारे पास x3 हो गया, तो ये हो गया y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमने कहा संरेख है, संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो अगर 2 को भी इधर गुणा कर दिया जाए तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब संरेख के लिए सूत्र जो बनता है वो सिर्फ इतने रह जाता है, ये 2 भी गायब हो जाता है, तो संरेख के लिए जो सूत्र बन जाता है वो 0 बराबर, और ये हमारे पास संरेख के लिए सूत्र बन जाता है। याद नहीं करना अलग से, बस संरेख शब्द अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है 0 होगा। देखो मान कैसे निकालेंगे ये हम रख करके जल्दी से बता दे रहे हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पे x1, अब आप देखिए इसको लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा x1 x2 x3 क्या है, तब आप हल कीजिएगा। हम ऊपर लिखे ले रहे हैं x1 y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है, ये y3 है। तो x1 का मान यहाँ पे 2 है, y2 का मान हमारे पास 4 है, y3 का मान हमारे पास y प्लस x2 का मान हमारे पास जो दिया गया है, x2 हमारे पास देखिए 3 दिया गया है यहाँ पे, तो x2 का मान 3 है, तो y3 का मान हमारे पास y दिया गया है, y1 का मान हमारे पास 4 दिया गया है, फिर प्लस हम यहाँ पे x3 मान हमारे पास x है और y1 का मान यहाँ पे 4 है और y2 का मान यहाँ पे दिया गया है 4 दिया गया है। जब इस प्रकार से y2 भी हमारे पास 4 दिया गया है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अब ये हमने मान रख लिया, हल कर लेते हैं। 2 को अंदर गुणा कर लीजिए, 2 को अंदर गुणा करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करोगे तो -2y हो जाएगा। फिर यहाँ पे हल करोगे तो 3 को y से गुणा करोगे तो y हो जाएगा, 3 को 4 से करोगे तो 4 से 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएगा, देखो y1 का मान भी 4 था और y2 का भी मान 4 था, तो 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0, तो x को अगर 0 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0। इधर हमारा 0 पहले से है। आगे इसको हल कर लेते हैं। देखो ये अंक वाले जो अचर पद है वो अचर पद के साथ जोड़ लेते हैं, तो 12 में 8 देखो घट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में 8 घट जाएगा, -4 बचेगा। और तो सबसे पहले इनको हल कर ले अगर, तो देखो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1, और 1 लिखा नहीं जाता तो खाली y लिखा जाएगा। यहाँ 12 में 8 घटेगा तो -4 आ जाएगा, और ये x के साथ 0 गुणा होगा तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम मान निकाले तो क्या बचा? y -4 बराबर 0। इसका मतलब ये बचा हमारे पास y -4 बराबर 0, तो ये हमारे पास y बराबर 4 हो जाएगा। देखो x और y आ गया, x तो 0 पहले से आ गया है, y हमारे पास मान आ गया है यहाँ पे 4, तो जब y मान हमारे पास 4 आ गया, तो जब यहाँ पे हम मान रख दें तो यह 0 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और x प्लस y का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम x प्लस y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन बाई चांस यहाँ पे ये हमारे पास जैसे 0 बन गया है, ये अगर 0 नहीं बनता, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, मान लीजिए ये हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो ये जब y2 5 लिखा हुआ है तो ये देखो 0 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये 5 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -x आ जाएगा, ये -x आ गया। तो जब ये -x आएगा तो देखो आगे क्या होगा, यहाँ आ गया -x, तो जब -x आ गया तो हमने जब यहाँ पे लिखा y माइनस, जब हमने 4 लिखा यहाँ पे कि y -4 -x बराबर 0, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा 4 को उधर ले जाए तो y -x बराबर में हो जाएगा 4। इसका मतलब अगर हम x को पहले लिख के कॉमन ले लें तो देखो x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस y जो हो जाएगा, इसको देखिए -x प्लस में y बराबर में 4 हो गया। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस y बराबर में आ जाएगा -4। तो इस प्रकार से कभी कभी आपको समीकरण जो बनेगा वो इस तरीके से भी बनेगा समीकरण, तो आप फिर आप वहां पे x y का मान मत निकालिएगा, क्योंकि कभी कभी ये सीधे सीधे बन जाएगा जो आपको यहाँ दिया जाएगा, और ज्यादातर एग्जाम में जो दिया जाता है वो यहाँ पे हल करते हुए बन जाता है, इसलिए आपको अलग से हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने अपने मन से मान लिया था
तो 0 हो गया था, इसलिए हमने कहा ये मान रख के निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर मामले में ये आपका मान बनेगा और यहीं पे आपको आंसर को छोड़ देना है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई, लेकिन देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है, गलती ये हुआ है कि हमने देखो y2 जो लिखा हुआ था यहाँ 5, हमने यहाँ पे इसको नहीं बदला है, तो अब यहाँ भी मान बदलना होगा, यानी y2 जो हमने 4 लिखा है इसको भी आपको 5 करना होगा। बाकी देखो y2 कहीं था नहीं, y2 सिर्फ यहाँ था, यहाँ तो हमने बदल दिया, लेकिन यहाँ नहीं बदला, तो जब यहाँ बदलेंगे तो 5 दूनी ये हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 दूनी 10 हो गया, बाकी तो वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये भी हमारे पास, अब देखो 12 में से 10 घटेगा, तो 12 में से जब 10 हमारे पास घटेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे हमने लिखा था -4, ये हो जाएगा -2, और तो ये हमारे पास हो गया y -2 बराबर -x हो गया, तो y -2 -x बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, y -x बराबर में हो जाएगा, देखो माइनस में जाएगा +2 हो गया। अब ये हमने -x प्लस में y बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास 2, और जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया -2। देखिए अब इस तरीके से मान जब आप निकालोगे तो हमेशा आपका समीकरण बन जाएगा, और इसी प्रकार से आपको छोड़ देना, बड़े में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। तो हमने देखिए मान बदला था तो थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे हमने नहीं परिवर्तन किया था, तो यहाँ पे भी आपको y2 लिखा, यहाँ भी परिवर्तन होगा, y2 लिखा हुआ यहाँ भी परिवर्तन होगा। जब दोनों को हल करेंगे तो देखो हल किया है, 5 दूनी 10 हो गया, सिर्फ इसी में परिवर्तन हुआ है, इसमें देखो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, क्योंकि y3 का मान लिखा हुआ है, तो ये बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है। बस ये जो 10 था, 10 में 12 जब घटाएंगे तो -2 बच जाएगा, और इन दोनों को करेंगे तो y बच जाएगा, ये -x लिखा हुआ है, तो जब इसको उधर लेके गए तो +2 हो गया, और ये y -x बराबर 2, और हमेशा x पहले y बाद में रखना, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, x - y बराबर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगर वो संरेख देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे मान भी निकालने के लिए कहता है, तो इस प्रकार से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। हमने आपको 2 तरीके बता दिए क्षेत्रफल। अब अगर आपके पेपर में मान लीजिए आता है और आपके पास समय नहीं बचता है, तो आप किस प्रकार से हल करोगे, वैसे भी ध्यान रखिएगा, ज्यादातर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा प्लस में ही आता है। इसलिए अगर हमारे चांस आपको दिया जाता है वो विकल्प में, मान लीजिए 3 माइनस में दिए गए, 1 प्लस में दिया गया, तो आप आसानी से वहां पे लगा दीजिएगा प्लस वाला, फिर आप माइनस वाले के साथ में मत जाइएगा। लेकिन अगर बाय चांस आपको बहुत कम समय बचा और कैसे निकालोगे, तो वो भी तरीका आपको बताए दे रहे हैं कि बहुत कम समय में आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको निकालना है तो कम समय में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो देख लेते हैं कम समय में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे। उसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x y ना दिया गया होता, कोई ये दिया गया था 2, 4, 3, मान लीजिए 5 और 1, 2 अगर दिया गया होता और कहता है इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास x1 लिखा हुआ, x1 को ऐसे लिखिएगा, फिर हमारे पास x2 लिखा हुआ, x2 को ऐसे लिखिएगा, x3 लिखा हुआ, x3 को ऐसे लिखिएगा, फिर y1 लिखा हुआ, y1 को लिखा हुआ, y1 ऐसे लिखिएगा, फिर उसी के नीचे y2 लिखिएगा, उसी के नीचे y3 लिखिएगा, और जो दोनों पहला होंगे इन्हीं दोनों पहले को यहाँ पे ले जाकर के उतार दीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है, करना ये है कि इनको इसके साथ गुणा करके लिख लीजिए। देखिए ये हमारे पास सूत्र बन जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करके लिख ले, यहाँ पे इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो x1 y2 हमारे पास हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिएगा, इसको इसके साथ गुणा करके लिख लीजिएगा, तो जब इसको इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x2 और ये y3 हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिएगा, इसको इसके साथ गुणा कर लीजिएगा तो x3 y1 हो जाएगा, x3 और y1 हो जाएगा, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, माइनस चिन्ह लगाइएगा। फिर क्या करना है, फिर इसको इसके साथ गुणा करके लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x2 और y1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाइएगा, और इसको इसके साथ गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x3 और y2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर इसको इसके साथ गुणा कर लीजिएगा,
ये हो जाएगा x1 और y हमारे पास 3 दिया गया है, y3 हो जाएगा। ये और इन दोनों को जैसे हल करोगे तुरंत आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए ये सवाल रख के दिखाया दे रहे कैसे हल होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सवाल लिखा, ये लिखा हुआ x1 दे, ये है 2 लिखिए, 2 फिर 3 फिर आपको 1 और फिर इधर y का 4 5 और 2 इस प्रकार से लिखना। इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है फिर वापस और ऐसे करिएगा। इसके बाद क्या करना है, बटा 2 बाहर लिखिएगा। इसको देखो हल करते चलिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा और फिर आपका 3 दूनी 6 हो जाए, 10 और 6 आपका 16 और फिर 4 एकम 4 16 और आपका 4 कितना हो जाएगा 20। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16, 4 एकम 4 20 हो गया। माइनस लगाइए, फिर इसको देखिए 4 दिए 12, 5 एकम 5 12 और 5 आपका 17 हो गया। 17 और 2 दूनी 4, 17 और 4 आपका क्या हो जाएगा 21। और इस प्रकार से आप इसको तुरंत हल कर सकते हो। 20 में 21 घटेगा -1 आएगा और 1/2 पहले से मौजूद है -1, यानी ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सवाल को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हो अगर समय नहीं बच रहा है तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम संरेख निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज जो हमारे पास होता है वो किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। जैसे कभी-कभी समकोण त्रिभुज बनता है, कभी-कभी न्यून कोण त्रिभुज बनता है और कभी-कभी अधिक कोण त्रिभुज बनता है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज किस प्रकार से बनते हैं। इसी में अब आपका सिर्फ एक चीज और बच रहा है जो पूछता है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। तो अंतःविभाजन आपसे इस बार सिलेबस में अंतःविभाजन पूछा जाएगा, बाह्य विभाजन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वो भी हमारे पास 2 मिनट का सवाल होता है जहां से अंतः और बाह्य विभाजन से पूछा जाता है, उस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक था जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम वो भी देख लेते हैं कि क्या होगा अंतःविभाजन से अगर सवाल पूछा जाएगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो देख लेते हैं अंतःविभाजन का भी सवाल देख लेते हैं और उससे हम सवाल कैसे हल करते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो हमारे पास दूरी निकालने वाला है और जो अंतःविभाजन है, यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है और हमेशा सवाल पूछा भी जाता है। भौतिकत्व में भी बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अंतःविभाजन के लिए देख लेते हैं। अंतःविभाजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास अंतःविभाजन कैसे हो रहा है, अंतःविभाजन का देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पे अंतःविभाजन है और अंतःविभाजन में क्या होगा, मान लीजिए कोई लाइन है ये और इसको कोई रेखा एक बीच से विभाजित कर रही है और विभाजित कर रही है तो मान लीजिए m1 और m2 के अनुपात में अगर विभाजित कर रही है, m ले लेते हैं, चलिए mn के अनुपात में विभाजित कर रही है। बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु हमारे पास x2 और y2 है। ये दो बिंदु हमारे पास दिए गए हैं और कोई रेखा अगर अंतः विभाजित कर रही है तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। मतलब कैसे, यहाँ पे बिंदु निकालने के लिए आपसे पूछेगा x y का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर x का मान निकालना है अंतःविभाजन तो x बराबर, हमने कहा इसको इधर गुणा कर देते तो m को गुणा कर देते हैं x2 के साथ में, तो ये हो जाएगा mx2 हो जाएगा और इसके बाद n को गुणा कर देते हैं इसके साथ में तो प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n हो जाएगा और यहाँ पे x1 हो जाएगा अपान में m प्लस n यानी इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान निकाल सकते हैं। फिर अगर हमारे पास y निकालने के लिए आ जाए तो हम फिर वही चीज करेंगे कि m का y2 के साथ गुणा करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे और जो n लिखा हुआ n का हम गुणा करेंगे y1 के साथ में गुणा करेंगे, बटे में हमारे पास m प्लस n हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अंतःविभाजन को फार्मूला लगा करके और अंतःविभाजन हम निकाल सकते हैं। तो हम बात कर लें, एक मान पे बात कर लें कि कैसे हमको दिया जाएगा। हमको सवाल ऐसे दिया जाएगा कि एक बिंदु है 2,3 तथा हमसे कहा जाए 2,3 तथा 3,4 रेखा को 1:2 में विभाजित कर रहे हैं, विभाजित करते हैं तो x, y का मान ज्ञात कीजिए, x, y का मान ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम किस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। और अंता विभाजन आप किस लेवल, तो अंता विभाजन का ही सूत्र लगाना, हमने याद करने तरीका बता दिया कि x1 लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है, x2 y2 लिखा है, mn के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको सबसे पहले इसके साथ गुणा कर दीजिए फर्स्ट, और फिर इसको इसके साथ गुणा करें, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको किसके साथ गुणा करें। तो पहले इसको गुणा करना है, सेकंड नंबर पे इसको। तो जो आपने m को x2 के, अगर x निकालो तो x2 का आएगा, यानी m को x2 के साथ गुणा किया, प्लस n को x1 के अपान में m प्लस n हो गया। सेम चीज यहाँ भी y, m को y2 के साथ प्लस n को y1 के साथ m प्लस n हो गया। अब हम देखिए कैसे इसको मान रख के निकालते हैं। तो देखिए ये हमारे पास, आप लोग बाहर लिख लीजिएगा, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये हमारे पास y2 है। और जो अनुपात होता है इसको m मानते हैं और दूसरे वाले को n मानते हैं, और ले जाके यहाँ पे रख दे तो x का मान निकल आएगा। देखो कैसे रखेंगे, m की जगह पे 1 दिया गया, 1 रख दिया, x2 का मान दिया गया हमारे पास 3 दिया गया, 3 रख दिया, प्लस लगाया, n का मान हमारे पास दिया गया 2, 2 रख दिया, x1 का मान हमारे पास 2 दिया गया, बटे में 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको हल कर ले तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस 2 4 हो जाएगा, और 3 और 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 4 3 7 बटे में 3 हो जाएगा। ये x का मान निकल आएगा। सेम y का मान निकालना है, तो ये y बराबर हो जाएगा, m का मान दिया गया, m का मान दिया गया है, फिर 1, और y2 का मान दिया गया यहाँ पे हमारे पास 4, और फिर प्लस x, n का मान दिया गया 2, और यहाँ पे y1 का मान जो दिया गया वो 3 दिया गया। फिर रखेंगे 1 प्लस 2, और इस प्रकार से y बराबर 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 बटे में 3 हो जाएगा। और अगर इसको हल करें तो 6 और 4 हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 बटा 3। इस प्रकार से y का मान निकल आएगा। तो आपसे जब भी अंतर विभाजन के लिए कहेगा तो आप इस प्रकार से मान निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे सवाल वो अंतर विभाजन सीधे सीधे नहीं देता है। वो जो हमने ये मान निकाला है, x और y का जो हमने मान निकाला है, वो ये मान दे देते हैं, आपसे कहते हैं कि किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। वो सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, तो जो किस अनुपात में विभाजित किया जाता है उस सवाल पे चर्चा करेंगे। और आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा, यहाँ से ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा, यानी 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 3-4 चीजों से ही पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको वो विकल्पीय में 1 नंबर में, 2 नंबर में और लघु उत्तरीय में, दीर्घ में देखने को आपको मिलेगा। तो ठीक है, बाकी डिस्कशन हम आप कल करेंगे। धन्यवाद।